कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। संत खड़ा महल की राजकुमारी। एक राजा था, उसके राज्य में खूब अमन चैन था। राजा प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। उसके 7 बेटे थे, सब एक से बढ़कर एक होशियार थे। राजा अपने बेटों पर बड़ा गर्व करता था। राजा का एक बगीचा था, उसमें तरह तरह के फूल खिले थे। कुछ फूल तो ऐसे थे जो उसी के बगीचे में खिलते थे। राजा उसी बगीचे के अलग अलग किस्म के फूलों से प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था। ये उसका रोज का क्रम था। उस बगीचे में राजा ने देश विदेश से पौधे बीज मंगाकर हर किस्म के फूल के पौधे लगा रखे थे। माली बगीचे की बड़ी मुस्तैदी से रखवाली करता था। राजा को बगीचा बहुत प्रिय था। वो घूमने भी वहीं जाता था। फूलों को देख देख कर वो खुश ही नहीं होता था, बल्कि उसे अपने बगीचे पर गर्व था। ऐसा बगीचा किसी और राज्य में नहीं था। दूर दूर तक उस बगीचे की ख्याति थी। पड़ोस के राजा उस बगीचे में सैर करने आते थे। बगीचा क्या था? स्वर्ग था। राजा हमेशा सोचता था, भगवान मेरे बगीचे को किसी की नजर नहीं लगे। राजा के बगीचे की बड़ाई स्वर्ग तक पहुंची। देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा, पृथ्वी पर किस राजा ने ऐसा बगीचा लगाया है जिसके फूलों की खुशबू स्वर्ग तक पहुंच रही है। इसका पता लगाना चाहिए। इंद्र ने अपने पंख वाले घोड़ों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं कि पृथ्वी लोक में ऐसा कौन सा बगीचा है जिसमें भांति भांति के दुर्लभ सुगंधित पुष्प खिलते हैं। आदेश पाकर इंद्र के घोड़े पृथ्वी लोक में बगीचे का पता लगाने के लिए निकल पड़े। घोड़े सभी रंग के थे, लेकिन श्वेत घोड़ा सबसे सुंदर, हष्ट पुष्ट और सबका नायक था। उसके उड़ने की गति सबसे तेज थी। पलक झपकते ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आता और लौट जाता था। उसकी सफेदी बगुले के पंख के समान थी। वो हवा से बातें करता था। घोड़े दिन में नहीं आ सकते थे, इसलिए वे आधी रात में पृथ्वी पर उतरते और बगीचे का पता लगाते। घूमते घामते वे उस राजा के राज्य में पहुंचे जिसकी राजधानी में बगीचा था। रात में भी बगीचे के फूल चमक रहे थे। रात रानी आदि की मदमस्त महक आ रही थी। सफेद घोड़े ने कहा, हो न हो, यही वो बगीचा होना चाहिए। सारे घोड़े अपने नायक के साथ उस बगीचे में बिना आवाज किए उतर गए। फूलों को चखने लगे। फूलों का स्वाद भी स्वर्ग के फूलों से ज्यादा मीठा था। रखवाली करने वाले माली को इसकी भनक तक नहीं लगी। भोर होने के पहले ही इंद्र के घोड़े स्वर्गलोक चले गए। इंद्र को घोड़ों ने बताया, अमुक राजा की राजधानी में एक स्वर्ग से भी सुंदर बगीचा है। उसके फूल भी मीठे हैं। हम रोज वहीं जाएंगे। हमारा पेट नहीं भरा, हम थोड़े बहुत फूल उजाड़ कर आ गए हैं। अभी तो बगीचे का एक कोना ही देखा है। हम और खाते, लेकिन तब तक भोर होने वाली थी। हम चले आए। इंद्र ने कहा, प्रतिदिन जाओ और पूरा बगीचा उजाड़ कर आओ। राजा बगीचे को उजड़ा देखकर उदास हो गया। उसने माली को निकाल दिया। इधर रात में इंद्र के घोड़े रोज आधी रात को बगीचे में आते और बगीचे को उजाड़ कर चले जाते। ऐसा क्रम कई दिनों तक चलता रहा, यहाँ तक कि राजा को पूजा पाठ के लिए फूल तक मिलना बंद हो गए। सेवकों और माली पर उसे भरोसा नहीं रहा। कोई भी बगीचे की रखवाली में खरा नहीं उतरा। राजा आश्चर्य में था कि बगीचे में कोई चोरी से आता है और फूल भी तोड़ जाता है, लेकिन बगीचे में उनके पैरों के निशान तक नहीं मिलते। ये सब रहस्यमय होता जा रहा है। राजा ने अब अपने बेटे को ही बगीचे की चोरी पकड़ने के लिए लगाने का निश्चय किया। सबसे पहले सबसे बड़े लड़के को बगीचे की रखवाली के लिए भेजा। वो रात होने के पहले ही बगीचे में पहुंच गया। खाना भी साथ ले गया। उसने बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाए और निश्चय किया कि वह रात भर जागेगा और चोरों को पकड़ लेगा। उसने जल्दी खाना खा लिया और एक ओटले पर बैठ गया। रात 11 बजे उसे नींद घिरने लगी। गद्दों पर सोने वाला ओटले पर ही लेट गया, फिर भी वो जागता रहा। 12 बजने को आए। उसने सोचा, चोर को आना होता तो अभी तक आ जाता, अब शायद ही आए। थोड़ा सा सो लेता हूँ, थोड़ी हलचल होगी तो उठ जाऊंगा। ये सोचते सोचते राजकुमार को नींद आ गई। जब सुबह राजा बगीचे में आया तो उसने देखा बगीचा फिर उजड़ गया है और राजकुमार सोया पड़ा है। राजा ने उसे एक लात मारकर उठाया और गुस्से में बोला, ऐसी रखवाली करोगे तो राजपाट कैसे संभालोगे? राजकुमार पिता के गुस्से को पहचानता था, इसलिए मुंह लटकाए वहां से खिसकने में ही अपनी खैर समझी। पर उसके जाते जाते पिता ने कहा, तुम कभी मेरे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। दूसरे दिन राजा ने दूसरे राजकुमार को बगीचे की रखवाली के लिए खूब समझा बुझा कर भेजा।
दूसरा राजकुमार अपने साथ 2-4 नींबू लेकर गया। वो मुस्तैदी से बगीचे की चौकीदारी करने लगा। रात बीत रही थी, नींद आती तो वो नींबू के रस की एक एक बूंद अपनी दोनों आंखों में डाल लेता। थोड़ी देर आंख चरमराती तो नींद उड़ जाती। ऐसा उसने 2-3 बार किया। रात के 12 बज गए। उसने सोचा 12 तो बज गए, अब कोई चोर आने वाला नहीं है, थोड़ी झपकी ले लूं, आहट होते ही उठ जाऊंगा। एक पेड़ के तने का सहारा लेकर वो बैठ गया। बैठते ही उसे नींद आ गई। 12 बजे के बाद इंद्र के घोड़े रोज की तरह आए, फूलों को चरा और सुबह 4 बजे चले गए। अगली सुबह राजा ने आकर देखा कि वही ढाक के 3 पात दूसरा राजकुमार भी सोया पड़ा है और बगीचा तहस नहस। दूसरे राजकुमार को नींद से जगाया, उसे डांट लगाई, तुम्हारा जैसा नकारा राज्य की रक्षा किस प्रकार कर सकता है, जाओ अपना बोरिया बिस्तर बांधो। राजा दुखी हो गया। एक विचार ये भी आया कि मेरा एक भी लड़का योग्य नहीं होगा। फिर भी बाकी के सारे पुत्रों को उसने आजमाने का निश्चय किया। तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, छठे दिन छठा लड़का भी उसी प्रकार चोर पकड़ने में असफल रहे। राजा हताश हो गया। 7वां लड़का सबसे छोटा था, नादान था, उसको भेजे या नहीं, राजा इसी असमंजस में था। चोर पकड़ने के लिए राजा ने गुप्तचर लगाए। उन्होंने राजा को रिपोर्ट दी कि कोई आकाशीय शक्ति बगीचे में आती है और वही बगीचा उजाड़ कर चली जाती है। ये बात सबसे छोटा राजकुमार, जो दिखने में सुस्त और लापरवाह था, सुन रहा था। उसे पहनने ओढ़ने का भी शऊर नहीं था। वो जो मिलता खा लेता और जो भी कपड़ा मिलता पहन लेता। यहाँ तक कि उसे नहाने धोने तक में आलस आता था। उसकी नाक बहती रहती थी। उसकी ये एक बात अच्छी थी कि वो बुद्धिमान था, लेकिन उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। गंदी आदतों के कारण उसे हर जगह उपेक्षा मिलती थी। भाई तक उससे नफरत करते थे। पिताजी के पास जाकर उसने कहा, मुझे बगीचे के चोरों को पकड़ने के लिए मौका दे, मैं तैयार हूँ। राजा को भरोसा नहीं था, फिर भी ये कह रहा है तो इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, अच्छा आज रात में बगीचे की रखवाली तू ही करना। रात में छोटा राजकुमार बगीचे में पहुंचा। वो अपने साथ थोड़ी पिसी लाल मिर्च और एक चाकू ले गया। उसे मालूम था कि सभी राजकुमार 12 बजे तक सो जाते थे, इसलिए बगीचे में चोर आते भी होंगे तो 12 और सुबह 3-4 बजे के बीच में ही आते होंगे। इसलिए उसने 12 से 4 बजे तक जागने और कड़े पहरे की ठान ली थी। वो जल्दी सो गया और 12 बजे जाग गया, फिर जागता रहा। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। उसने अपना उपाय आजमाया। उसने अपनी सबसे छोटी उंगली चाकू से चीरी और उसमें मिर्च भर ली। उंगली में खूब जलन होने लगी। उसकी नींद उड़ गई। बड़ी सावधानी से वो बगीचे में सतर्क होकर घूमता रहा। रात गहराती जा रही थी। इतने में आकाश से एक सफेद घोड़ा बगीचे में उतरता दिखाई दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये घोड़ा कहां से आया। उसने आंखें मलकर देखा, ये सच्चाई थी। सफेद घोड़े के पीछे पीछे 6 और भिन्न भिन्न रंग के घोड़े बगीचे में उतरते चले गए। सभी फूलों को खाने लगे। राजकुमार उनकी गतिविधियों को चुपचाप एक पेड़ के नीचे से देख रहा था। सफेद घोड़े के शरीर से एक प्रकाश सा निकल रहा था, जो अंधकार को चीरकर सारे बगीचे में फैल रहा था। ये दिव्य दृश्य देखकर राजकुमार की आंखें चुंधिया गई थी। गुप्तचरों की वो बात राजकुमार को याद आ रही थी कि बगीचे में कोई मायावी शक्ति आती है, वही ऐसी चोरी करती है जिसका कोई निशान तक नहीं होता। फूल भी ऐसे तोड़े जाते थे कि पौधों को कोई नुकसान नहीं होता, पर फूल भी एक नहीं बचता था। राजकुमार ने सोचा, ये सफेद घोड़ा ही इनका नायक दिखाई दे रहा है। यदि सफेद घोड़े को काबू में कर लिया जाए तो बाकी घोड़े अपने आप वश में हो जाएंगे। घोड़े खा पीकर जाने की तैयारी में थे, तभी राजकुमार ने चुपके से सफेद घोड़े की पूंछ पकड़ ली और उसे एक पेड़ से बांध दिया। नायक को बंधा देखकर सारे घोड़े उसे घेर कर खड़े हो गए। वे राजकुमार से कहने लगे, भैया हमारे नायक को छोड़ दो, हम इंद्र के घोड़े हैं, सुबह होने वाली है, हमें सूर्य किरण निकलने के पहले ही स्वर्गलोक पहुंचना है, वरना हमारी खैर नहीं होगी। अच्छा तो आप लोग इंद्र के कहने पर मेरे पिता का बगीचा उजाड़ने आए हो, हम तो अपने राजा का हुक्म बजाने आए, हमें छोड़ दो। एक वादा करो, आज के बाद फिर कभी इधर मुंह नहीं करोगे। हम वादा करते हैं, छोड़ने के बदले हम तुम्हें हमारा एक एक बाल देते हैं। हम सारे घोड़े उड़ने वाले हैं, तुम जब याद करोगे हम तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। लाल घोड़े ने कहा। राजकुमार ने जानना चाहा कि किस प्रकार वो उन्हें बुला सकता है। इस पर सफेद घोड़े ने कहा, गाय के गोबर से थोड़ी सी जमीन लीपना, उस पर आटे से चौक मारना, कलश रखना और जिस रंग का घोड़ा चाहिए उसका बाल रखना, कुमकुम चावल से पूजा करना और बाल को जला देना।
तब वो घोड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। हर एक घोड़े ने अपनी अपनी पूंछ का एक एक बाल राजकुमार को दिया और साथ ही ये भी कहा कि ये राज अपने तक सीमित रखना, दूसरों को बता देने पर बालों का असर समाप्त हो जाएगा। राजकुमार ने 7 बालों को संभाल कर एक डिबिया में रख लिया और सफेद घोड़े को छोड़ दिया। छोड़ते ही सभी घोड़े आकाश में उड़ गए और एक पल में विलीन हो गए। कटी हुई उंगली में मिर्ची अभी भी जलन कर रही थी। उसने ठंडे पानी से अपनी उंगली धोई, उस पर पत्तियों का रस लगाया और पट्टी बांध ली। इतने में मुर्गे ने भाग दी। पूर्व दिशा से सूरज की किरणें आईं और बगीचे में फैल गईं। बगीचे की कलियां खिल गईं, फिर बगीचा फूलों से खिलखिलाने लग गया। सुबह राजा आया, बगीचे के फूलों को देखकर दंग रह गया। वो बहुत खुश हुआ, राजकुमार को गले लगा लिया। वो राजकुमार को शाबाशी देने लगा, तुम मेरे योग्य पुत्र निकले, मैं तुम्हें राजपाट दूंगा। अंत में उसने पूछा, चोर कौन थे और तुमने उनसे बगीचे को कैसे बचाया? मैं चोरों को देखना चाहता हूँ, उनको उनके अपराध की सजा देना चाहता हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा, चोरों के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अब बगीचे से फूलों की चोरी नहीं होगी। 6 नकारा राजकुमारों को राजा ने बस एक घोड़ा और कुछ नगद राशि देकर देश निकाला दे दिया। इधर छोटे राजकुमार को भाइयों को देश निकाला दिए जाने की बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, पिता राजा हैं, मुझे भी किसी गलती पर ऐसा ही देश निकाला मिल सकता है। इसलिए वो पिता के सामने जाकर कहने लगा, आपने तो मेरे भाइयों को देश निकाला दे दिया है, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। राजकुमार के 2-3 बार कहने पर राजा चिढ़ गया, जाना है तो जा, तुझे राज्य से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। राजकुमार अब जाने की तैयारी में जुटे अपने भाइयों के पास गया। उसने कहा, भाइयों, आपको पिता ने देश निकाला दे दिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, मुझे भी साथ रख लो, मैं आपकी शरण में पड़ा रहूंगा। बड़े भाई छोटे राजकुमार से पहले ही चिढ़े हुए थे। उसकी सफलता से वे और फुनक गए। सबने उसे झिड़क दिया, एक तो पहले ही गंदे संदे रहते हो, तुम्हें हमारा भाई कौन कहेगा? चल हट, हमें हमारी तकदीर पर छोड़ दे। छोटा राजकुमार गिड़गिड़ाने लगा, भैया मुझे ले चलो, भैया मुझे ले चलो। वो सबके पैर पड़ने लगा, रोने लगा। एक भाई को दया आ गई, ले चलो रे, अपना भाई ही तो है, पड़ा रहेगा जहाँ हम जाएंगे, वहाँ कम से कम अपनी रोटी पानी ही बना देगा, और क्या। ये प्रस्ताव सभी भाइयों को अच्छा लगा और उससे कहा, अच्छा चलना, पर तुम्हारे पास घोड़ा भी नहीं है। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास अपनी बिल्ली है, उसी पर बैठकर चलूंगा। सबसे बड़े भाई ने रुककर कहा, अरे पगले, राजा तो तुझे राजपाट देने वाला है, ऐसा सुख छोड़कर तू हमारे साथ दर दर भटकने को तैयार है। अरे भाई, तू तो राजा बन जा, खूब ऐश कर, हमारे पीछे तू अपनी तकदीर क्यों खराब कर रहा है? मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मैं राजा को कहकर आया हूँ, मैं तो भाइयों के साथ दुनिया की खाक छानने जा रहा हूँ, मैं कुछ न कुछ आपके काम आ सकूंगा। हार कर भाइयों को उसे अपने साथ रखना ही पड़ा। 6 भाई अपने अपने घोड़े पर रवाना हुए। उनके पीछे पीछे बिल्ली पर बैठा छोटा भाई भी चल दिया। चलते चलते सभी भाई किसी दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां एक बुढ़िया का मकान किराए पर लेकर रहने लगे। 6 भाई सुबह से काम की तलाश में निकल पड़ते। छोटा भाई घर का सारा काम काज करता, झाड़ू पानी करता, भोजन बनाता, दिन में सोता और शाम को भाइयों का इंतजार करता। हाथ मुंह धोने के बाद सब भाइयों को वो भोजन कराता। 6 भाई भोजन करते करते शहर की तरह तरह की बातें करते। कभी राजा की बातें होती, कभी राजकुमारी की। बीच में छोटा राजकुमार उत्सुकतावश पूछता, भैया मुझको भी राजकुमारी के बारे में बताओ, मैं तो दिन भर घर में पड़ा रहता हूँ, कामकाज करता हूँ, मुझे तो कुछ बताओ। सभी भाइयों ने उसे फटकारा, चुप, तू अपना काम कर, तेरे लायक कोई बात नहीं है, अभी तू छोटा है, राजकुमारी की बातें क्या समझेगा। खाना खाकर सब भाई सो गए, वो भी सो गया। दूसरे दिन राजकुमारी के स्वयंवर की बात होने लगी। 6 भाई बन ठन कर स्वयंवर में शामिल होने की तैयारी करने लगे। एक राजकुमार ने पूछा, भैया राजकुमारी की शर्त क्या है? राजकुमारी 7 खंडा महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठी है। उसकी शर्त है कि जो कोई राजकुमार 7वीं मंजिल पर घोड़ा कुदा कर राजकुमारी से मिलेगा, वो उसी के गले में वरमाला डालेगी, अन्यथा कुंवारी रहेगी। हम जरूर किस्मत आजमाएंगे। छोटे राजकुमार ने बड़े भाइयों से कहा, भैया स्वयंवर में मुझे भी ले चलना। बड़े भाई ने उसे झिड़का, जरा आईने में अपना मुंह देख ले, नदी पर मुंह धोकर के भी जाना, तुझे कौन राजकुमार कहेगा? राजकुमार तो हम हैं, हम घोड़े कुदाएंगे, कौए के मुंह में अनारदाना। बड़े भाई गलती न होने पर भी उसके साथ मारपीट करते, वो सब कुछ सहन करता। 7वीं मंजिल के छज्जे पर बैठी राजकुमारी कई राज्यों के राजकुमारों को असफल होते देख चुकी थी। फिर भी उसको उम्मीद थी कि उसके सपनों का राजकुमार एक दिन अवश्य आएगा।
कई देशों के राजकुमारों ने दूर दूर से आकर घोड़ा कुदाकर 7वीं मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन 1-2 मंजिल तक पहुंचकर रह गए। तीसरी रात भोजन करने के बाद सभी 6 राजकुमार बिस्तर में आपस में बातें कर रहे थे। पहले दिन कौन कुदाएगा, इस पर बहस होने लगी। अंत में यह तय हुआ कि सबसे छोटा भाई घोड़ा कुदाएगा। पर एक समस्या है, यदि सबसे छोटा भाई घोड़ा कुदाएगा तो वो अवश्य शर्त जीत जाएगा, क्योंकि वो बुद्धिमान भी है और दुस्साहसी भी। ये मझले भाई का भय बोल रहा था। इस पर सबसे बड़े भाई ने कहा, अरे छोड़ो, उसके मुंह पर से मक्खी तक तो उड़ती नहीं। वो मैले कुचैले कपड़े पहनता है और उसकी नाक हमेशा बहती रहती है। उसके पास घोड़ा भी तो नहीं है। सबसे छोटा राजकुमार लोगों की बातें चुपचाप सुन रहा था, जैसे वो सो गया हो। उसने भी मन ही मन निश्चय किया कि वो चाहे जो हो स्वयंवर में जरूर जाएगा। सुबह उन्होंने छठे राजकुमार को अच्छी तरह तैयार किया, उसका घोड़ा सुसज्जित किया और सभी भाई महल की तरफ जाने लगे। छोटा राजकुमार भी पीछे लगने लगा। योजना अनुसार छोटे को एक खंबे से रस्सियों से बांधकर पटक दिया। वो चिल्लाता रहा। सभी भाई बाहर का दरवाजा भी लगा गए। उधर से मकान मालिक बुढ़िया आई। उसने देखा दरवाजा बाहर से बंद है। उसने दरवाजा खोला तो छोटा भाई रस्सियों से बंधा पड़ा है। वो चिल्लाया, माँ मुझे खोल दो, लेकिन एक ही शर्त है, मुझे फिर वैसा का वैसा बाकी भाइयों के आने से पहले बांध देना। ये बात किसी को मत बताना। बाहर से दरवाजा भी वैसे ही बंद कर देना। मैं भी जरा शहर में घूम कर आता हूँ, पर माँ तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। तूने मुझे माँ कहा है, बोल तुझे क्या मदद चाहिए। मुझे थोड़ा सा गाय का गोबर, कलश, कुमकुम, हल्दी और चावल चाहिए। ये सब चीजें तो घर में ही मिल जाएंगी। गाय भी है और गोबर भी है, अभी देती हूँ। बुढ़िया ने झट उसे सारी चीजें दे दी। माँ तू देखती जाना, पर किसी से कहना नहीं। राजकुमार ने थोड़ी जमीन गाय के गोबर से लीपी, आटे से चौका बनाया, उस पर कलश रखा, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाए और डिबिया में से चितक बर्रा बाल निकाला। उसे जलाया तो सामने चितक भरा सुसज्जित घोड़ा खड़ा था। साथ में राजकुमार के लायक सुंदर वस्त्र भी थे। घोड़े ने कहा, बोलो राजकुमार, कहाँ चलना है। अभी पहुंचाता हूँ। आज सतखंडा महल की पहली मंजिल तक जाना है। मैं तैयार होता हूँ। राजकुमार ने उन कपड़ों को पहना और घोड़े पर सवार हुआ और एड़ लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वह वहां पहुंचा जहां राजकुमारी का सतखंडा महल था। महल के सामने भीड़ लगी थी। भीड़ में 6 भाई भी खड़े थे। छठा भाई अपने घोड़े को कुदा चुका था। बड़ी मुश्किल से घोड़ा महल के दरवाजे तक ही पहुंचा था और वहीं अड़ गया था। इतने में कोई राजकुमार चमचमाते कपड़ों में घोड़ा कुदाते हुए आया और सतखंडा महल की पहली मंजिल को छूकर वापस हो गया। सब लोग ये करिश्मा देखकर दंग रह गए। ये करिश्मा कोई उड़ने वाला घोड़ा ही कर सकता था। अभी तक किसी ने पहली मंजिल तक भी नहीं पहुंचा था। राजकुमार झटपट घर आया। उसने घोड़े की पीठ थपथपाई। घोड़े ने कहा, सरकार, मैं पहली मंजिल तक ही जा सकता था। मेरे पास इतनी ही ताकत है। कल तुम्हें दूसरी मंजिल पर जाना हो तो भूरा बाल जलाना। ये कहकर घोड़ा आकाश में उड़ा और चंपत हो गया। बुढ़िया माँ रास्ता देख रही थी। उसने राजकुमार को वैसे ही बांध दिया। दरवाजा बाहर से लगा दिया। उसने माँ को धन्यवाद दिया। शाम को हारे थके 6 भाई वापस आए। उन्होंने दरवाजा खोला। राजकुमार से पूछने लगे, तूने खाना बनाया? मुझे आप लोग रस्सी से बांध कर गए थे, खाना कैसे बनाता? पहले मुझे खोलो तो फिर खाना बनाता हूँ। भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उन्होंने उसे बांधकर नहीं जाने का निश्चय किया। उसने सबके लिए फटाफट खाना बनाया। तब तक भाई लोग हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए तैयार थे। सबने खाना खाया और सोने चले गए। सबकी जबान पर एक आश्चर्य की बात थी कि न जाने कहां से एक राजकुमार का घोड़ा लगभग उड़ता हुआ आया और पहली मंजिल के छज्जे को छूकर वापस हो गया। क्या घोड़ा था, क्या राजकुमार का स्वरूप था। लगता है वो कल भी जरूर आएगा। छोटा राजकुमार सबकी ये बातें सुन रहा था। दूसरे दिन भूरा घोड़ा आया। उस पर सुनहरी सज्जा थी। सबने देखा आकाश में एक भूरा घोड़ा उड़ता आया। उस पर वही सुंदर राजकुमार सवार था। दूसरी मंजिल को छूकर चला गया। तीसरे दिन काला घोड़ा, तीसरी मंजिल। चौथे दिन नीला घोड़ा, चौथी मंजिल। पांचवें दिन 5वीं मंजिल पर मटमैले रंग का घोड़ा पहुंचा। दिनों दिन इन घोड़ों को देखने के लिए भीड़ बढ़ती गई। इधर राजकुमारी को भी पता लग गया कि कोई राजकुमार आता है। रोज अलग अलग घोड़ों पर एक एक मंजिल को छूकर चला जाता है। कहां से आता है किसी को नहीं मालूम था। सब आश्चर्य में थे। छठे दिन लाल घोड़ा आया। वो तो हवा से बातें कर रहा था। छठी मंजिल को छूकर वो भी लौट गया। अब एक ही मंजिल बची हुई थी। राजा को भी कल की उत्सुकता थी। इधर 7वें दिन सबसे बड़ा भाई भी असफल हो गया। सभी भाइयों के चेहरों पर उदासी छा गई। 7वें दिन सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी। सबको उसी राजकुमार का एक नए घोड़े के साथ इंतजार था। आसमान में एक चमक सी फैली और सफेद घोड़ा प्रकट हुआ।
उस पर श्वेत चांदी के समान वस्त्र पहने वही राजकुमार बैठा था। अब की बार घोड़े की उड़ान बहुत ऊंची थी। सीधा 7वीं मंजिल के छज्जे पर घोड़ा उतरा। सबने ये अद्भुत नजारा देखा। राजकुमारी छज्जे पर ही बैठी थी। उसने आगे बढ़कर राजकुमार की अगवनी की, कमरे में ले गई, उसे सोने के पलंग पर बिठाया। राजकुमार ने आगे बढ़कर पहले अपना परिचय दिया। मैं अमुक राज्य का छोटा राजकुमार हूँ। मैं 6 भाइयों के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे भाई तो यहाँ तक आने में असफल रहे। मुझे उड़ने वाले ये घोड़े स्वर्ग से इंद्र की तरफ से मिले। अब मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। आपसे बात भी हो गई। अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो। अब तुम स्वयंवर रचाओ। मैं स्वयंवर में उपस्थित रहूंगा, लेकिन मेरे भाइयों को मालूम नहीं है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। इसलिए मैं स्वयंवर में मैले कुचैले कपड़े पहनकर आऊंगा। लेकिन तुम मुझे पहचानोगे कैसे? मुझे तुम्हारी कोई निशानी चाहिए। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी देती हूँ। राजकुमारी ने राजकुमार की उंगली में हीरे की अंगूठी पहना दी। यही मेरी पहचान होगी। राजकुमारी को राजकुमार ने गले लगाया और विदा ली। मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने भाइयों के घर पहुंचने के पहले पहुंचना है। राजकुमारी ने कहा, आपके पास स्वयंवर की तिथि और समय की सूचना पहुंच जाएगी। अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। महल के नीचे खड़ी भीड़ ने देखा राजकुमार 7वीं मंजिल के छज्जे से घोड़े पर सवार हुआ। उसने एड़ लगाई और घोड़ा हवा में उड़ता हुआ कहीं चला गया। घर पहुंचकर राजकुमार ने घोड़े को धन्यवाद सहित विदा किया। सफेद घोड़े का मुख चूमा और प्यार किया। थोड़ी देर में घोड़ा आकाश में उड़ गया। राजकुमार सबके लिए खाना बनाने लगा। निराश भाई घर लौटे। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। छोटे राजकुमार ने उनसे पूछा, क्यों भैया, सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? क्या कोई राजकुमार राजकुमारी को ले गया? हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो। आज उस राजकुमार ने 7वीं मंजिल तक घोड़ा कुदाया और राजकुमारी से बातें की। उसी समय राजा ने आज से तीसरे दिन सुबह 11 बजे तक राजकुमारी के स्वयंवर का ऐलान किया है। सबको आमंत्रित किया है। राजा ने राजकुमारी से पूछा तो उसने कहा, पिताजी आप स्वयंवर कीजिए, मैंने वर चुन लिया है। उसी के गले में वरमाला डालूंगी। आप निश्चिंत रहें, वो राजकुमार स्वयंवर में अवश्य आएगा। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। राजा ने कहा। स्वयंवर का दिन आया। 6 भाई बन ठन कर स्वयंवर में चल दिए। 6 राजकुमार आगे की सीटों पर बैठ गए। सदा की तरह छोटे राजकुमार को साथ नहीं ले गए। भाई चले गए तो भी मैले कुचैले कपड़ों में स्वयंवर में चला गया। वो साधारण लोगों के बीच हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसके हाथ की हीरे की अंगूठी अलग से चमक रही थी। राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए सखियों के साथ मंडप में आई। राजा ने पुत्री की आगवानी की। दूर दूर से आए राजकुमार राजा और राजकुमारी के सम्मान में खड़े हो गए। राजा ने सबको बैठने का निवेदन किया। सभी बैठ गए। पुरोहित ने स्वयंवर की घोषणा की। राजकुमारी वरमाला लिए सभी राजकुमारों को देखती सहेलियों के साथ धीरे धीरे बढ़ रही थी। पूरी सभा में उत्सुकता थी। राजकुमारी किसके गले में वरमाला डालेगी? सब यही देख रहे थे। सारे राजकुमारों को छोड़कर जब राजकुमारी जन साधारण के लोगों की ओर बढ़ी तो लोगों को और भी उत्सुकता हो रही थी। राजकुमारी ने अपनी दी हुई हीरे की अंगूठी पहचान ली। दूर से ही हीरा चमक रहा था। राजकुमार मैले कुचैले कपड़े पहने था। उसके भाई भी वहीं उपस्थित थे। राजकुमारी ने उसके पास पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। प्रजा जय जयकार करने लगी। सभी राजकुमार और राजा के चेहरे उतर गए। राजकुमारी जब उस मैले कुचैले कपड़े पहने राजकुमार को मंच पर ले गई तो 6 भाइयों ने उसे पहचान लिया। वे जोर से चिल्ला पड़े, अरे ये तो हमारा छोटा भाई है। भाइयों ने अपने अपने मुंह लटका लिए और कहने लगे, इसने आज फिर बाजी जीत ली। राजकुमारी ने अपने वर का परिचय दिया। भाइयों, इनके कपड़ों पर मत जाइए। ऐसे कपड़े इन्होंने किसी मजबूरी में पहने हैं। ये पड़ोस के राज्य के राजकुमार हैं। इनके 6 भाई भी यहाँ मौजूद हैं। राजा से वरवधू ने आशीर्वाद लिया और राजा के अधिकारी राजकुमारी और उसके वर को राजमहल ले गए, जहाँ राजकुमार को दूल्हे के रूप में सुसज्जित किया गया। फिर वहाँ ले जाया गया जहाँ दोनों का विवाह संपन्न होना था। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। राजा की एक ही लड़की थी, इसलिए राजा ने दामाद को अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। राजकुमारी की विदाई हुई। राजकुमार के भाइयों की अच्छी तरह से खातिर तवज्जो हुई, पर छोटे भाई के कारनामों से वे पहले से ही चिढ़े हुए थे। ऊपर से उसे राजकुमारी और राजपाट भी मिल गया। इससे वे और अधिक जल भुन गए। उन्हें ये डर भी सता रहा था कि ये राजा बनकर हमसे बदला न ले। पिता ने तो पहले ही हमें देश निकाला दे दिया है, वहाँ भी नहीं जा सकते। लेकिन छोटा राजकुमार बड़े भाइयों से सच्चा प्यार करता था, उनका आदर करता था, तभी तो वो अपने स्वयं के राजपाट को छोड़कर उनके साथ हो लिया था। इसलिए उसके मन में कभी उनसे बदला लेने की बात ही नहीं आई। उसने अपने ससुर से कहकर सभी भाइयों को मंत्री परिषद में रखवा दिया। उनको सम्मान पूर्वक उनका दर्जा दिलवा दिया।
वह तो उन्हें वापस घर ले जाना चाहता था, लेकिन पिता को क्या मुंह दिखाएंगे इसके डर से वे कभी घर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने स्वयं को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। 6 भाई इसी राज्य में अपना घर बसाने में लग गए। छोटा राजकुमार विदाई करके राजकुमारी को सबसे पहले बुढ़िया माँ के घर ले जाना चाहता था, जिसने उसकी सबसे अधिक मदद की थी। रहने के लिए घर दिया। राजा ने सहर्ष वहां ले जाने की अनुमति दे दी और साथ में बुढ़िया माँ के लिए बहुत सा धन और उपहार भी भेजे। बुढ़िया को कोई बेटा नहीं था। छोटा राजकुमार उसका बेटा बन गया। वो बहू को लेकर बुढ़िया माँ का आशीर्वाद लेने आया। बुढ़िया माँ ने राजकुमार और बहू को खूब आशीष दिया। राजकुमार ने उसके टूटे से घर को बड़े महल में बदलने का आश्वासन दिया। दूसरे दिन राजकुमारी को लेकर राजकुमार अपने घर की ओर रवाना हुआ। राजधानी के निकट पहुंचकर दोनों एक बगीचे में रुक गए। राजकुमार ने पिता को खबर भेजी, मैं और मेरी राजकुमारी पत्नी गांव बाहर के बगीचे में ठहरे, हमें आकर ले जाए। राजकुमार के आने की खबर से राजा खुश हुआ। राजा दोनों को सम्मान सहित राजमहल में लाने की घोषणा की। लगभग सारा शहर उनकी आगवानी में टूट पड़ा। राजकुमारी की एक झलक देखने की ललक सब में थी। दोपहर पश्चात स्वयं राजा और रानी बगीचे में आए। छोटे राजकुमार और बहू को देखकर उनका मन हर्षित हो गया। बहू बेटे ने माता पिता के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। राजा ने पुत्र को सचल नैनों से गले लगा लिया। छोटे राजा को एक जुलूस के रूप में राजमहल में ले जाया गया। चारों ओर खुशी का माहौल था। राजमहल में खूब रोशनी हो गई, आतिशबाजी हुई, लेकिन अपने 6 भाइयों का दुख छोटे राजकुमार के दिल में साले जा रहा था। आखिर पिता ने उनके बारे में पूछ ही लिया, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं और वे क्यों नहीं आए? राजकुमार ने कहा, पिताजी आपने उन्हें देश निकाला दिया है, वे इस तरह आना नहीं चाहते। वे कुछ बनकर ही आपके सामने आएंगे। मैंने अपनी ससुराल में उन्हें मंत्री परिषद में रखवा दिया है। वे अपना अपना परिवार बसाने में लग गए हैं। कहते हैं शर्म के मारे 6 राजकुमार अपने राज्य में लौट कर नहीं आए, पर छोटे राजकुमार के मन में उनके प्रति आज भी जगह बनी हुई है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।